और दिल्ली के प्रदूषण का असर अब लोगों की सांसों पर है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं दिल्ली के, उनको बंद करने का आदेश जारी हो चुका है। एक रिपोर्ट। मौसम बदलते ही दिल्ली की हालत और हवा दोनों ही खराब होने लगे हैं। प्रदूषण ने दिल्ली सरकार को पहले ग्रैप 2 फिर ग्रैप 3 लागू करने पर मजबूर कर दिया है। ग्रैप 3 के तहत गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ के काम पर रोक शामिल है। दिल्ली NCR में BS3 वाले पेट्रोल वाहन और BS4 वाली डीजल गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक है। राजधानी में डीजल से चलने वाले व्यावसायिक ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली के 300 किलोमीटर के अंदर प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट और थर्मल पावर प्लांट पर नजर रखी जाएगी और कार्रवाई भी हो सकती है। बिना PUC वाली गाड़ियों के खिलाफ अभियान तेज करने के आदेश हैं। रोड कटिंग, मरम्मत या गैर जरूरी सड़क निर्माण पर भी बैन है। होटल और रेस्टोरेंट के तंदूर में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से रोक लग गई है। दिल्ली में डीजल जनरेटर सेट्स के व्यावसायिक और घरेलू इस्तेमाल पर रोक है। इस बीच ग्रैप 3 लागू होने के बाद मेट्रो रोजाना 60 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। साथ ही सभी प्राइवेट और सरकारी प्राइमरी स्कूल अगले 2 दिन के लिए बंद रहेंगे। तो प्रदूषण के बढ़ते स्तर को दिल्ली में बैठकों का दौर इसको लेकर जारी, और आज भी दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को देखते हुए आपात बैठक बुलवाई, जहां पर इस मुसीबत से निपटने के रास्ते को तलाशा जाएगा। पूरी खबर अगली रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में AQI के 300 पार करते ही राज्य सरकार ने हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया है। ग्रैप 3 को लागू करने के साथ साथ आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आपात बैठक बुलाई है। अगर हम दिल्ली की स्थिति को देखें तो दिल्ली में 200 से ज्यादा अच्छे दिन इस साल के एयर क्वालिटी में रहे हैं। जहां तक ये 15 दिनों का सवाल है, इस 15 दिनों में जिस तरह का मौसम की स्थिति है, जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है कि ये थोड़े क्रिटिकल हैं, और हमारी कोशिश ये है कि कैसे इस समय भी ज़्यादा से ज़्यादा जो सोर्सेज हैं, क्योंकि मौसम तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उन सोर्सेज को कैसे रिड्यूस किया जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर प्रदूषण और खतरनाक स्तर पर पहुंचा तो दिल्ली में ऑड इवन भी लागू किया जा सकता है। जबकि दिल्ली NCR में नई दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम जैसे शहरों में वर्क फ्रॉम होम भी लागू किया जा सकता है। दिल्ली में प्रदूषण का असर दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा। कल तक जो AQI 3 से 350 के आसपास था, अब 400 के पार पहुंच गया वो आंकड़ा। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। इसे रोकने के लिए तो रास्ते तलाशे जा रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि नोएडा और गाजियाबाद की फैक्ट्रियां इस प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। यूपी प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने जून में जब आंकड़े जारी किए थे, तब उसके मुताबिक गाजियाबाद की 426 औद्योगिक इकाइयां रेड जोन में थी। इसी जोन में नोएडा की 84 और ग्रेटर नोएडा की 110 इकाइयां थी। रेड जोन का मतलब वो फैक्ट्रियां जिनसे सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड पर्यावरण में छोड़ी जा रही है। इन फैक्ट्रियों की वजह से दिल्ली NCR का हाल कुछ ऐसा हो गया है, और यही हाल दिल्ली से सटे कई और जिलों का भी है। हरियाणा के कई जिलों में अब भी पराली जलाने का दौर जारी है। कानून बंद तो गया है, पर पराली की आग के आगे वो भी धुआं होता जाता है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर हो रहा बवाल शांत होता दिख रहा, लेकिन भूख हड़ताल पर बैठे जरांगे पाटिल ने अपना अनशन खत्म कर दिया। उन्होंने सरकार के सामने क्या क्या मांगे रखी, हम बताएंगे आपको अगली 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट में। मराठा आरक्षण को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जारंगे पाटिल ने अनशन अब खत्म कर दिया है। उन्होंने मराठा आरक्षण लागू करने के लिए सरकार को 2 जनवरी 2024 तक का वक्त दिया है। अनशन खत्म होने के बाद जारंगे पाटिल ने इशारा किया कि 2 जनवरी के बाद मराठा समाज के लोग मुंबई मार्च करेंगे। भूख हड़ताल खत्म करने के लिए सरकार के 4 मंत्रियों के प्रतिनिधि मंडल ने जारंगे से मुलाकात की और उन्हें मराठा आरक्षण का वादा कर अनशन खत्म करने की अपील की। उन्होंने जो वहाँ का अहवाल हमारे सामने दिया, वो सरकार ने स्वीकारा। 13,700 कुंबी के जो सर्टिफिकेट्स मिले, जो कागजात मिले, वो पूरे वंश के हैं, तो उनको देने की कार्रवाई सरकार ने पहले कदम में शुरू की। आपको बता दें कि मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में जोरदार प्रदर्शन हो रहे थे।
मराठा आरक्षण के लिए जो जरांगे पाटिल हैं उन्होंने 2 महीने का समय दिया, लेकिन तमाम कानूनी अड़चनों के बीच मुख्यमंत्री अपना वायदा पूरा कर पाएंगे। पूरी खबर को समझिए 1 मिनट में। मनोज जरांगे पाटिल का अनशन खत्म होने के साथ ही सरकार ने राहत की सांस ली है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भूख हड़ताल खत्म करने के लिए जरांगे को धन्यवाद दिया। वहीं उन्होंने कहा कि हम मराठा आरक्षण देने पर काम कर रहे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि जो लोग कुणबी के रूप में रजिस्टर्ड हैं, उन्हें जाति प्रमाण पत्र देने में देरी नहीं की जाएगी। हमारी विनती के अनुसार वो वहां पर पहुंचे, ये पहली बार हुआ है और इससे साबित होता है कि ये सरकार जो है कोई भी अड़ेल भूमिका नहीं लेती है। आरक्षण, सुसाइड और हिंसा पर सीएम शिंदे ने कहा कि आप सुसाइड न करें क्योंकि आपके पीछे आपका परिवार है। हालांकि अब असली चुनौती शिंदे के सामने है क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या सीएम शिंदे 2 महीने में अपना वादा पूरा कर पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल के बीचों बीच ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की और करीब यहाँ पर जो कैश है 1 करोड़ कैश बरामद किया। हैरानी की बात तो ये कि इस कैश का कनेक्शन दुबई के साथ है। छत्तीसगढ़ में एक और चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं, तो दूसरी ओर इन चुनावों में पैसे बांटने की भी प्लानिंग है। गुरुवार को ईडी ने रायपुर और भिलाई में छापेमारी की। इस दौरान ईडी की टीम को 1-2 नहीं बल्कि 5 करोड़ रुपए का कैश मिला। दरअसल ये छापेमारी कैश महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में हुई है। एजेंसी को जानकारी मिली थी कि महादेव एप्लीकेशन के प्रोमोटर छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनावों के लिए दुबई से हवाला के जरिए कैश भेज रहे हैं। इसी जानकारी के आधार पर छापेमारी हुई। एजेंसी ने कुरियर को रायपुर के एक होटल में पकड़ा और इसकी गाड़ी से 3 करोड़ बरामद किए जो चुनावी उम्मीदवार को देने के लिए थे। इस मामले में ईडी को शक है कि छत्तीसगढ़ के कुछ सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं और उनकी भी एजेंसी जांच कर रही है। इसके अलावा एजेंसी ने महादेव एप्लीकेशन के प्रोमोटर के कुछ बेनामी बैंक खातों को भी पकड़ा जिसमें 10 करोड़ जमा थे। ईडी ने कार्रवाई करते हुए इस बैंक खाते में जमा 10 करोड़ रुपए को फ्रीज कर दिया है। तो हमास और इजराइल के बीच जंग लगातार जारी। जमीन और आसमान से इजराइल की जो सेना आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर रही, तो वहीं इजराइल पर भी हमास के साथ हिजबुल्लाह की ओर से अटैक्स हो रहे हैं। इजरायली सेना लगातार गाजा पट्टी में बमों की बारिश कर रही है। वहीं इजराइल की ओर से जमीनी ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है। सेना बॉर्डर पर ड्रिल कर रही है। इस बीच इजराइल पर भी रॉकेट से हमले हो रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए कैसे एक क्रूज मिसाइल को लड़ाकू विमान F-35I ने एक झटके में पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लेबनान से भी इजराइल पर हमले हो रहे हैं। हमास का दावा है कि उसकी लेबनान शाखा ने इजराइल के शहरों में रॉकेट से हमला किया है। वहीं IDF लड़ाके गाजा पट्टी में हमास आतंकवादियों के खिलाफ भीषण लड़ाई जारी रखे हुए हैं। गोलीबारी के दौरान लगभग 130 आतंकवादी मारे गए। वहीं भयानक युद्ध के चलते गाजा के लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पासपोर्ट मिलने के बाद दर्जनों घायल लोग गाजा छोड़कर जा रहे हैं।